अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है फ़खर अब्बास ने मानसहरा, पाकिस्तान से। ये कहानी है मारिया और वसीम की। मारिया और वसीम रिश्ते में कज़न लगते थे और दोनों ही बचपन से एक दूसरे को बेइंतहा पसंद करते थे। और उनके रिश्ते में सबसे बड़ी एक दीवार थी उनके वालिदैन की आपस की लड़ाई। जब बुजुर्ग आपस में शदीद नफरत करते हों और उनके बीच में एक शदीद लड़ाई हो और उनके बच्चे आपस में प्यार कर बैठें, तो वो ये भूल जाते हैं कि उनकी शादी होना नामुमकिन है। वसीम एक पढ़ा लिखा नौजवान था। वो एक प्राइवेट इदारे में बहुत ज़बरदस्त किस्म की जॉब कर रहा था, जिसकी तनख्वाह बहुत अच्छी थी। तमाम फैसिलिटीज़ उसके पास मौजूद थीं। लेकिन पढ़ने लिखने के बावजूद भी वो अपनी रिवायात, अपनी तहजीब, अपनी कल्चर से वाकिफ़ था कि जहाँ दुश्मनी हो वहाँ पे रिश्ता होना ऐसे ही है जैसे हर तरफ गोलियां चल रही हों और गोलियों की बौछार में पहुंच जाना कि हाँ, मैं सीने पे गोली खाने को तैयार हूं, लेकिन मैं शादी मारिया से ही करूंगा। क्योंकि बचपन का प्यार जब बड़ा हुआ तो दोनों आपस में जब मिलते थे तो एक ही बात मुसलसल मारिया वसीम से कहती, वसीम, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। ये बात तुम भी अच्छी तरीके जानते हो और मैं भी अच्छी तरीके जानती हूं। अब एक दूसरे के बगैर जिंदगी गुजारना नामुमकिन है। लेकिन तुम जानते हो ना, जिस कबीले से हमारा ताल्लुक है, जिस खानदान से हमारा ताल्लुक है, उसकी दुश्मनी को देखते हुए क्या हम सोच सकते हैं हमारी कभी शादी होगी? वसीम जो एक बेहतरीन शिकारी था, उसका निशाना बिल्कुल परफेक्ट था और वो अपने इलाके में एक बेहतरीन शिकारी मशहूर भी था। उस प्राइवेट जॉब में अपने कई दोस्तों को अपने उस पहाड़ी इलाके में लेकर आता और उनके साथ वो शिकार खेलता, तो वो उसकी निशाने को देखकर हैरान रह जाते और कहते कि वाकई तुम एक कमाल के निशानेबाज हो। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि उसने शिकार का निशाना लगाकर गोली चलाई हो और शिकार उसकी गोली से बच चुका हो। तो वो हंसते हुए कहता, सारी दुनिया कहती है मेरा निशाना बिल्कुल परफेक्ट है। क्या होगा? यही होगा ना, ज्यादा से ज्यादा हर तरफ से गोलियों की बरसात हो रही होगी। जब मेरे वालिदैन रिश्ते की बात करेंगे या मैं रिश्ते की बात करूंगा तो निशाना तो मेरा भी अच्छा है, एक दो गोलियां तो मैं भी मार ही लूंगा। और वो नाराज होते हुए बोलती कि तुम्हें हर वक्त मजाक सूझता रहता है। अब हम जवान हो चुके हैं, तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो गई है, यहां तक कि तुम एक बेहतरीन जॉब कर रहे हो। मैंने अपनी वालदा को बड़ी मुश्किलों से शादी के लिए रोका है। आए दिन वो मेरे लिए रिश्ता देखती हैं। मैं कब तक बहाना बनाऊं? अगर ये बात मैं उन तक पहुंचा देती हूं कि मैंने शादी वसीम से करनी है तो तूफान आ जाएगा। जानते हो क्या होगा? रातों रात वो ज़बरदस्ती मेरा किसी से निकाह पढ़वा के रुखसती भी नहीं करेंगे, बारात भी नहीं आएगी, बस कहेंगे सादगी से इसको ले जाओ कि ये दुश्मन के बेटे से प्यार कर बैठी है। तुम हमारी खानदानी को लड़ाई जानते हो ना, ये खानदानी लड़ाइयां कहां तक जाती है। तो वसीम ने एक दिन सीरियस होकर कहा, मारिया, मैं जानता हूं हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते और सोच भी नहीं सकते एक दूसरे के बगैर रहने का। तो फिर आज मेरे साथ खाओ कसम, जियोगी साथ और मरोगी साथ। मैं समझी नहीं वसीम, कहना क्या चाहते हो? मैंने प्रोग्राम बना लिया है, हम निकाह करेंगे। निकाह करने के बाद
यहाँ से दूर पहाड़ी इलाके में एक जगह मैंने बंदोबस्त किया है। वहाँ हम एक ऐसे मकाम पे रहेंगे जो ऑफिस से मैं पहले ही छुट्टियों का कह दूंगा। वहाँ पे हमारे पास मुलाजमें भी होंगी, ख़वातीन भी होंगी हमारे खाना बनाने के लिए। मैं सारा बंदोबस्त कर लूँगा, क्योंकि मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ हो सकता है कुछ टाइम के लिए मेरा वहीं पे वो ट्रांसफ़र भी कर दें। लेकिन जिस दिन हमारे वालिदैन को हमारी शादी का पता चला तो उसके लिए सबसे अहम बात यह है, हमें यहाँ से दूर जाना होगा। अगर उनको पता लग गया कि हम शादी कर रहे हैं तो वो उसी जगह पे ही पहुंच के हम दोनों को गोलियों से भून डालेंगे। अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं। अलग होने का तो हम सोच नहीं सकते, और बजाय हम मौत को दावत दें और गोलियां खाएं, या मैं अपने वालिदैन से कहूं या खुद भी तुम्हारे वालिद के पास या वालिदा के पास रिश्ता लेकर जाऊं, तो क्या होगा? उस घर से मेरी लाश निकलेगी और उससे क्या होगा? ये दुश्मनी और बढ़ जाएगी। माँ बाप से मैं कहने से रहा, क्योंकि मैंने अपने बाप से या माँ से बात की तो वो भड़क उठेंगे कि दुश्मन की बेटी से, और वो भी शादी की बात। तो और तो कोई रास्ता नहीं है। ऐसा ही करते हैं कि हम यहां सादगी से निकाह करते हैं और उसके बाद किसी दोस्त को इतला दे देंगे कि वो पीछे हमारे वालिदैन को बता दे। जब तक वो उनको बताएगा तब तक हम दूर एक पहाड़ी पुरफजा मकाम पे पहुंच चुके होंगे। कुछ दिन हम अपनी शादी की उन खूबसूरत दिनों और रातों को उन सरसब्ज पहाड़ों के बीच में यादगार बनाएंगे। घर, रिश्तेदार, खानदान, इन सब चीजों से दूर हम खुश रहेंगे। हमारा किसी से भी कोई राब्ता नहीं होगा। और मैं पीछे से अपने दोस्तों के जरिए पता करता रहूंगा कि वहां पे हालात क्या हैं। और जब मुझे लगा कि अब वापसी हम वहां जा सकते हैं तो फिर हम वापस चले जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा वहां पे रहते हुए, जब छुट्टियां खत्म हो गई तो मैं अपनी कंपनी से कह सकता हूं, क्योंकि जो कंपनी में मैं काम करता हूं मेरे अलावा वो कोई नहीं कर सकता। तो उम्मीद है वो मेरी बात को शायद मान भी लें, वहीं पे मेरा ट्रांसफर करते हैं। और अगर हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए, उन लोगों को हमारा एड्रेस पता चल गया, वो वहां तक आ भी गए, तो पहली गोली मैं अपने सीने पे खाऊंगा। लेकिन तुम्हारी इजाजत से कहोगी तो बंदूक भी उठा लूंगा मुकाबला करने के लिए, और अगर कहोगी तो खामोशी से सर झुका के सीने पे गोली भी खाऊंगा, पीठ पे नहीं खाऊंगा। उसने जल्दी से उसके मुंह पे हाथ रख लिया कि नहीं, मरने की बातें मत करो। हां, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे तुम्हारा यह फैसला बिल्कुल कबूल है। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूं और तुम्हारे ही साथ मरना चाहती हूं। अगर तुम्हारे सीने में गोली लगेगी तो वो बाहर से निकलने के बाद पीछे से मेरे ही सीने में लगेगी ना। लेकिन ये तुम्हारी भूल है। इससे पहले कि गोली तुम्हारे सीने में जाए, मैं भाग के तुम्हारे आगे खड़ी हो जाऊंगी। पहले वो गोली मेरा सीना छलनी करेगी, फिर मेरे महबूब का। जब जीना साथ है तो मरने में तुम कैसे पहल कर सकते हो? मैं तुम्हारे सामने खड़ी होंगी। और यूं फैसला हो गया उन दोनों के बीच में कि वो जल्द ही शादी करेंगे और यहां अपने इलाके से दूर एक पहाड़ी मकाम पे चले जाएंगे और कुछ दिन वहीं गुजारेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने सारा बंदोबस्त कर लिया। ऑफिस की गाड़ी वसीम को मिली हुई थी। उसने ऑफिस को बता दिया कि वो कुछ दिनों के लिए दूसरे एक शहर में जा रहा है और वहीं से वो कंपनी के साथ राब्ते में होगा। कंपनी को उसने इशारा दे दिया था कि मेरे खानदानी मसाइल हैं और मैं शादी करने जा रहा हूं, इसलिए वहां पे जा रहा हूं। जानता था जो कंपनी के बॉस हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे और उसकी खानदानी रिवायात को भी जानते थे। इसलिए उसने कहा ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम किसी से भी ये बात शेयर नहीं करेंगे। वसीम और मारिया खामोशी से निकाह करने के बाद
अपने एक मुख्तसर से सामान के साथ गाड़ी में बैठे और रवाना हो गए। गाड़ी एक लंबा सफर तय करने के बाद, जहां पे मारिया फ्रंट सीट पे बैठी हुई मुसलसल सोच रही थी क्या होगा, क्या हम जिंदा रह सकेंगे, क्या हमारी खानदानी दुश्मनी हमें जिंदा रहने देगी, या हम कुछ दिनों के बाद, कुछ घंटों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद हम दोनों मुर्दा पड़े होंगे। वसीम जो मुसलसल गाड़ी चला रहा था, उसने परेशान बैठी मारिया की तरफ देखा और कहा, पगली अभी से परेशान हो गई है, क्या हो गया, क्यों बुरा सोच रही है? अच्छा सोचो, अच्छा होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। जब इंसान निकाह कर लेता है, शादी कर लेता है, तो उसका नसीब दूसरे नसीब के साथ मिल जाता है, जरूरी नहीं फिर वैसा हो। हौसला रखो। वो फौरन मुस्कुरा दी। यूं बातें करते करते वो अपनी मंजिले मकसूद पर पहुंच गए। एक इंतहाई खूबसूरत पहाड़ी इलाका था, सरसब्ज पहाड़ जहां पे दरख्त ही दरख्त थे, फलदार दरख्त, मुख्तलिफ किस्म के सर उठाए हुए ऊंचे ऊंचे दरख्त। जहां पहुंच के मारिया को बहुत अच्छा लगा। रात को गाड़ी जिस घर के अंदर दाखिल हुई, उसके गैराज में जैसे ही उसने गाड़ी खड़ी की, वसीम ने वो बाहर निकला तो गेट जिसने खोला था वो मुलाजिम भागता हुआ गेट बंद करके उनके पास आया और बोला, साहब मैं तो सुबह से ही आपकी आमद का इंतजार कर रहा था, लगता है आप बहुत मसरूफ रहे हैं जिसकी वजह से रात को पहुंचे हैं। उसने कहा, हाँ यार, बहरहाल हम आ गए हैं, कुछ खाने का बंदोबस्त है या कुछ लाना पड़ेगा? उसने कहा, साहब कैसे हो सकता है, मेरी बीवी और बेटी भी यहीं हैं, मैंने उनको इसलिए बुला लिया था कि वो यहाँ खाना बनाएं और इस घर को बेहतरीन कर दें। खैर अब तो वो जा चुकी हैं, लेकिन आपके लिए खाना मौजूद है, आइए मैं आपके लिए खाना गर्म करता हूँ, आप फ्रेश हो जाइए। गाड़ी पार करके वो इस खूबसूरत से घर के अंदर दाखिल हुए। ये बहुत बड़ा घर तो नहीं था, लेकिन 2 बेडरूम पे मुश्तमिल एक ऐसा घर था जिसके अंदर ड्राइंग रूम भी था, किचन भी था, ज़रूरियात ज़िंदगी की सारी चीज़ें थीं। लेकिन गांव स्टाइल का घर बना हुआ था, इसलिए वॉशरूम बाहर की तरफ बनाए जाते थे। उन कमरों से निकल के जब आप सहन की तरफ आते हैं तो सहन के एक हिस्से पे, साइड पे, नहाने के लिए अलग से, गुस्ल खाना अलग से और हाजत के लिए अलग से बनाया जाता है। वो दोनों मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो गए। खाना गर्म करके उनके लिए लगा दिया गया। बहुत ही लजीज खाना बनाया गया था। दोनों ही खाने की तारीफ करते रहे। खाना खा के थके हारे आए हुए थे। उन्हें कहा, अब हम सोना चाहेंगे। उस शख्स ने कहा, जिसका नाम रहीम था, कि मैं यहीं ये पास ही बाहर की तरफ एक क्वार्टर बना हुआ है, घर से थोड़े ही फासले पे है, मैं उसी क्वार्टर में मौजूद हूं अपनी बीवी और बेटी के साथ। आपको ज़रूरत हो आप बाहर निकल के मेरे दरवाजे को खटखटा दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। उसका शुक्रिया अदा करके वो दोनों सोने के लिए चले गए। अगले दिन दोनों ने इंतहाई मसरूफ दिन गुजारा, मोहब्बतों की बातें किए हुए। घर, फैमिली, ख़ानदान सबको भुला के एक नई ज़िंदगी की शुरुआत। वो निकाह कर चुके थे, वो शरई तौर पे मियाँ बीवी थे, और कल रात तो थके होने की वजह से वो आते ही सो गए थे। आज लफ्ज़ों से वो अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने जा रहे थे। सुबह उठते ही नाश्ता करने के बाद वो घूमने फिरने निकल गए, दोनों हाथों में हाथ डाले हुए थे। मारिया उससे लिपट जाती और वो मारिया को प्यार से गले लगा लेता। यूं कभी किसी जगह पे रुकते, कभी किसी जगह पे रुकते, गाड़ी रोकते, बैठते, बातें करते। यूं सारा दिन उन पहाड़ों के बीच में गुजारते हुए वक्त का पता ही ना चला। इंतहाई खूबसूरत दिन गुजरा। अब एक हफ्ता इसी तरह उसी जगह पे घूमते फिरते एंजॉय करते हुए ऐसा खूबसूरत हफ्ता गुजरा था कि मारिया को लगा कि वो दुनिया की सबसे हसीन तरीन लम्हे गुजार रही है। खुशकिस्मत लड़की है जिसे उसका प्यार, एक वसीम जो हैंडसम था, खूबसूरत था, उसके पास सब कुछ था और हकीकत में उसका प्यार था, उसे मिल चुका था। दोनों बहुत खुश थे कि एक हफ्ते बाद वसीम को ऑफिस की तरफ से
कॉल मौसूल हुई। एक इमरजेंसी हो गई थी। उन्होंने वसीम से रिक्वेस्ट की थी कि प्रॉब्लम एक इस तरह का आ गया है, आपके अलावा कोई ठीक भी नहीं कर सकता। टेक्निकल इशू था, आपको सिर्फ 2 से 3 दिन लग सकते हैं, और जिस जगह पे ये प्रॉब्लम आया है आप वहीं पे ही मौजूद हैं, आपके करीब ही वो जगह है। मजीद आगे आपको पहाड़ों की तरफ जाना होगा और उसके बाद आप बिल्कुल इजी होंगे, ऑफिस की तरफ से आपको मजीद भी छुट्टियां दे दी जाएंगी। वो जानता था प्रॉब्लम इस तरह का है कि उसके बगैर कोई हल नहीं कर सकता, उसे जाना पड़ेगा। कंपनी उसकी रिस्पेक्ट करती थी, उसे अच्छी सैलरी देती थी, फैसिलिटीज़ देती थी, इसलिए उसने मारिया से बात की कि मारिया, अगर मुझे 2 दिन और 2 रातों के लिए, या हो सकता है 3 दिन भी लग जाए, जाना पड़े, तो क्या तुम यहां रह लोगी? तो बोली, आप कहां जा रहे हैं? मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो बोला, नहीं, कुछ ऑफिस के लोग मेरे साथ आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, लेकिन मैंने उनसे कहा है पहले मैं अपनी बीवी से पूछ लूं, और जिस जगह पे हम जा रहे हैं वहां पे रिहाइश का इंतज़ाम कोई अच्छा नहीं है, हम सारे मर्द ही शायद एक कमरे में सोएं, तो वहां पे तुम्हें आराम से जगह नहीं मिल सकेगी। हाँ, यहां तुम अकेली नहीं होगी, रहीम बाबा की बेटी और मां तुम्हारे साथ रहेंगी, तुम्हारा ख्याल भी रखेंगी, तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा, घबराने की बिल्कुल बात नहीं। उसने सोचा और कहा, जो आप इमरजेंसी बता रहे हैं उसको देख के तो मैं यही कहूंगी आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपके बगैर उस मसले को कोई हल भी नहीं कर सकता। यूं उसकी इजाजत मिलते ही ऑफिस के लोग उसके पास पहुंच गए और वो अपनी बीवी से खुदा हाफिज करके गाड़ी में सवार होकर चला गया। रहीम को भी वो अपने साथ ले गया था। अब घर के अंदर रहीम की बीवी, जिसका नाम था, और बेटी दोनों उसके साथ मौजूद थीं। बीवी का नाम था जलीला, जो उम्र रसीदा खातून थी, जिसको देखते ही उसने पहली दफा उनको खाला कहा था। खाला जलीला, जो एक बेहतरीन प्यार करने वाली, शफकत करने वाली, मेहरबान खातून थी, उनकी बेटी लुबना बिल्कुल मारिया की हम उम्र थी, अच्छी शक्ल सूरत की मालिक, गोरा खिलता हुआ रंग जो पहाड़ों में रहने वाले लोगों का होता है, वैसे ही लुबना और उसकी मां जलीला का रंग था। और जल्द ही लुबना मारिया के साथ घुल मिल गई। खाला जलीला क्योंकि एक बड़ी उम्र की थी, इसलिए वो बेटी कह के मुखातिब करती और हर काम भाग भाग के करती, और जलीला अपनी बेटी लुबना से भी कहती, बेटा भाग के ये करके आओ। अब वो उनसे मिल तो चुकी थी, जानती थी, जब वो चले गए तो लुबना और जलीला उसके साथ रहने के लिए आ गई। वो घर जिस जगह पे पहाड़ पे बना हुआ था, उसके 2 कमरे थे। जिस कमरे में वसीम और मारिया रह रहे थे, उसकी बिल्कुल बैक साइड थी, जहां पे बेड का सरहाना होता है, तकिया जहां पे रखा जाता है, पीछे बोर्ड सा होता है, उसकी साइड पे एक खिड़की थी। उसकी खिड़की को जैसे ही खोला जाता तो बाहर पहाड़ों का मंजर नजर आता था। ये वाली जो खिड़की थी बिल्कुल कोने पे बनी थी, ऐसी दीवार के अंदर जिसके नीचे पहाड़ ही पहाड़ थे, यानी कि उस घर को इस अंदाज में पहाड़ के ऊपर बनाया गया था। पहाड़ जहां पे खत्म होके नीचे खाई थी, उसी आखिरी कोने पे दीवार लगाई गई थी और दीवार के अंदर खिड़की थी। खिड़की को आप खोल के देखते तो नीचे खाई थी और खूबसूरत पहाड़ों का मंजर नजर आता। अब आज रात वो सोने के लिए बिस्तर पर अकेली लेटी थी। ये रात का कौन सा पहर था कि हर तरफ अंधेरा, हर तरफ खामोशी। पहाड़ों के अंदर एक खास किस्म की खामोशी होती है। शहर की जिंदगी में कभी भी पी पा पू, हारन की आवाज, कभी कोई शोर, कभी कोई शोर, कोई ना कोई आवाज आ जाती है। पहाड़ों की खूबसूरती के अलावा उसकी खामोशी, अगर आप अकेले हों तो आपके लिए भयानक महसूस होती है। अगर कोई आपके साथ हो तो आप बातें करते हुए उस खामोशी को शायद एंजॉय भी कर सकें। उस रात की खामोशी में वो बिल्कुल अकेली लेटी थी, पहली दफा लेटी थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। आंख लगती और आंख
खुल जाती। इसी तरह सोते जागते उसे महसूस हुआ कि जिस बिस्तर पर वो सोई है, उस बेड के पीछे वाली जो खिड़की है, उस खिड़की से बार बार हवा टकरा रही है। ऐसे लगता है बाहर हवा चल रही है या क्या। हवा लगता है खिड़की को टच होती है तो टच होती ही खिड़की हिलती है। उसने कहा एक तो नींद नहीं आ रही, ऊपर से खिड़की भी मुसलसल हिल रही है, मैं इसको उठकर बंद कर दूं या कोई चीज फंसा दूं इसमें, या क्या है। वसीम के होते हुए ऐसा नहीं हुआ था, या शायद वो गहरी नींद सोई होती थी क्योंकि एहसास होता था उसका जीवन साथी उसके पास लेटा था। आज क्योंकि अकेली थी इसलिए अजीब सा महसूस हो रहा था। जैसे ही उठ के खिड़की के पास गई तो उसे लगा खिड़की के बाहर जैसे एक साया सा मौजूद है। उसे अपनी आंखों पे यकीन ना आया। अभी वो खिड़की के करीब नहीं पहुंची थी कि दूर से ही एक साये का एहसास होते ही वो रुक सी गई कि ये क्या है। क्या मेरा ही साया है या बाहर कोई साया है। हौसला करके चलती हुई फिर से खिड़की के पास गई तो उसे लगा कि कोई तेजी से खिड़की के पीछे से हट गया है। लगता है मेरा वहम है। नहीं नहीं, कोई पीछे से हटा है। उसने अपने आप से बात की और जाकर खिड़की को खोल दिया। जैसे ही खिड़की को खोला उसी लम्हे तेजी से कोई खिड़की के आगे से दोबारा गुजरा। ये काला स्याह साया था और इतनी तेजी से खिड़की के आगे से गुजरा था कि वो एकदम से घबरा के पीछे हट गई। खिड़की उसने जल्दी से बंद कर दी और उसके बाद वो बिस्तर पे आके लेट गई कि ये क्या था। कोई लगता है खिड़की के पास मौजूद था, लेकिन उसके बाद खिड़की हिली नहीं, बाहर कोई हवा नहीं थी, कुछ भी ना हुआ। खैर वो लेटी रही। सुबह के टाइम जाके उसे नींद आई। मां बेटी उठ गई, उन्होंने नाश्ता बनाया, लेकिन देखा मारिया सो रही है तो उन्होंने जगाना मुनासिब ना समझा। 10-11 बजे वो जो उठी, उन्होंने उसके लिए नाश्ता रखा। जब वो नाश्ता कर रही थी तो उसने पूछा, ये पीछे तो खाई है ना, खिड़की के पीछे। खाला बोली, हाँ बेटा पीछे खाई है, क्यों क्या हुआ। खाला, पता नहीं क्यों रात मुझे ऐसा लगा है कोई था वहां पे, और जब मैंने खिड़की को खोला तो कोई साया सा था जो तेजी से गुजरा है। खाला बोली, अरे नहीं धीरानी, ऐसा नहीं हो सकता। वहां खाई है, कोई परिंदा होगा जो तेजी से गुजरा होगा, जो तुझे लगा होगा कोई साया है। उधर तो इतनी नीची खाई है, इंसान तो खड़ा ही नहीं हो सकता, वो तुझे वहम हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां कुछ भी नहीं हो सकता। पहाड़ों में रहने वाले हम लोग हैं, हम तो आदी हो चुके हैं। शहर के लोग आते हैं, जब अकेले रहते हैं तो अक्सर उनको ऐसा महसूस होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। खैर ये दिन के तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था कि उसे वॉशरूम की हाजत पेश आई। वो वॉश निकली और जैसे ही बाथरूम की तरफ गई तो उसने देखा दरवाजा बंद है, जिसका मतलब था खाला या उसकी बेटी लुबना हो सकती है। वो दरवाजे के करीब ही पहुंची थी खोलने के लिए। जब उसने खोला तो देखा दरवाजा अंदर से बंद है, तो उसने छोड़ दिया ये समझ के कोई अंदर मौजूद है। लेकिन उसी लम्हे उसे महसूस हुआ कि दरवाजे की अंदर वाली साइड पे कोई नाखून से दरवाजे को खुरच रहा हो। उसे हैरत सी हुई, कोई अपने नाखूनों से दरवाजे को अंदर बैठा खुरच क्यों रहा है। क्या लुबना ऐसा कर रही है तो क्यों कर रही है, नाखूनों से बैठी वो खुरच रही है। एकदम से उसको अजीब सा लगा। खैर वो चलती हुई कमरे की तरफ जाने लगी तो उसे खाला की आवाज आई, मारिया बेटी आज क्या पकाऊं, आज क्या खाने को दिल है। मेरे पास ये चीजें मौजूद हैं, लेकिन मैंने कहा बेटी से पूछ लूं, जो बेटी का दिल है मैं वो पकाऊं। तो एकदम से पीछे से कमरे से लुबना निकली और बोली, अम्मा मैं कहती हूं आज ये बना लेते हैं। एकदम से मारिया चौंक गई। लुबना तो ये है, खाला भी ये खड़ी है, वो तो अभी वॉशरूम में थी। या खाला हो सकती थी जिसके चांस कम थे, लुबना के चांस ज्यादा थे। लुबना कमरे से निकली है।
वो एकदम से बोली, लुबना तुम कहाँ थी? मैं कमरे में। ओ, बाथरूम में कौन है? बाथरूम में कोई नहीं। नहीं, बाथरूम लॉक है अंदर से। अच्छा, मैं देखती हूं। लुबना जल्दी से चलती हुई गई, बाथरूम के दरवाजे को उसने पकड़ के खींचा, दरवाजा खुल गया। उसने कहा तो खाली है। खाली है, ओके ओके। उसने बताया आज ये पका लें, और फिर वो बाथरूम चली गई। रात हो गई, वो अपने बिस्तर पे सोने के लिए गई, फिर उसे नींद ना आए। वसीम की कमी बेन था महसूस हो। उधर खाला और लुबना गहरी नींद सो चुकी थी कि एकदम से उसे महसूस हुआ खिड़की के बाहर से कोई खिड़की को नॉक कर रहा है, धीरे धीरे, जैसे कोई खिड़की को खटका रहा है। वो लेटे लेटे आंखें खोले हुए खिड़की की तरफ ध्यान कर रही है। क्लियर आवाज आ रही है, कोई खिड़की को खटखटा रहा है। वो आहिस्ता से उठकर बैठ गई। उसने डरते डरते अपनी गर्दन को मोड़ के खिड़की की तरफ देखा तो वाकई खिड़की के बाहर कोई अपने नाखूनों से खिड़की के बाहर उसको उसी तरह खुरच रहा था, नाखूनों से, जिस तरह उसने दिन को बाथरूम के अंदर से नाखून से खुरचने की आवाज़ सुनी थी। जैसे कोई अपने बड़े बड़े नाखून से खुरचता है, एक अजीब सी आवाज़ पैदा होती है, वैसे ही खिड़की के बाहर कोई नाखूनों से खुरच रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, वो बेइंतहा घबरा गई। ये तो वही आवाज़ है, और पीछे खाला ने बताया है खाई है, खाई में तो जगह भी नहीं है कोई खुद खड़ा हो सके। वो कोई 100 फुट या 100 फुट से ज्यादा गहरी खाई थी, वहां पे कौन खड़ा हो सकता था? वो कुछ देर बैठी रही और डरते डरते बिस्तर से नीचे उतर गई। जैसे ही वो बिस्तर से नीचे उतरी, वो चलती हुई खिड़की के पास गई। उसका पूरा वजूद थर थर खौफ की वजह से कांप रहा था, लेकिन एक तजस्सुस भी था कि कौन है जो खिड़की के बाहर इस तरह नाखून मार रहा है। उसने कांपते हुए हाथों के साथ खिड़की को खोला। जैसे ही उसने खिड़की को खोला, उसी वक्त लाल सुर्ख दो बड़ी बड़ी आंखें, जो इंसानी आंख से 3 गुना ज्यादा बड़ी थीं, 2 लाल सुर्ख बड़ी बड़ी आंखें खिड़की के बाहर मौजूद थीं। और उन आंखों ने 2-3 दफा अपनी पलकों को और जब झपका तो आंखें काली स्याह होती थीं, बंद हो जाती, और जैसे आंखें वो खुलती, लाल सुर्ख वो आंखें थीं। इतनी बड़ी आंख तो शायद हाथी की भी नहीं है, ये तो हाथी से भी बड़ी बड़ी 2 आंखें थीं। उसने जैसे ही उन 2 बड़ी बड़ी आंखों को बंद होते और खुलते देखा, लाल सुर्ख आंखों को, तो वो चीखना शुरू हो गई। खौफ के मारे उसकी पहले चीख निकली और फिर वो चीखती ही चली गई, यहां तक कि खाला और लुबना जाग गईं और भागते हुए उसके कमरे के बाहर दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। लुबना की आवाज आ रही, बीबी जी क्या हो गया, बीबी जी क्या हो गया? और खाला कह रही है, बेटी दरवाजा खोलो, क्या हो गया? कुछ देर वो इस तरह खड़ी कांपती रही। इर्द गिर्द तो घर थे ही नहीं सिवाय रहीम के, और उसकी बीवी और बेटी तो उसी के घर में थी। जब उसे होश आया कि बाहर दरवाजा खटखटाया जा रहा है, भागती हुई गई, उसने दरवाजा खोला। वो दोनों माँ बेटी अंदर आ गई। खाला ने उसे पकड़ लिया और कहा, क्या हुआ है, क्या हुआ है? वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसने डरते डरते खिड़की की तरफ इशारा किया। खाला ने जाके खिड़की की तरफ देखा तो वहां पे कुछ भी नहीं था। उसने कहा, कुछ भी तो नहीं है बेटी। फिर भी खाला ने पूरी खिड़की का जायजा लिया और उसके बाद खिड़की को बंद कर दिया। नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। क्या हुआ है बेटा, मुझे बताओ। उसने खाला को डरते डरते सारा कुछ बता दिया। खाला ने कहा, डरो मत, डरो मत लुबना, तुम बीबी जी के साथ सो जाओ। बेटा डरो मत, मैं साथ वाले कमरे में सो जाती हूं, लुबना तुम्हारे साथ सो जाती है ताकि तुम्हें डर ना लगे, और अगर कहती हो तो मैं भी यहीं पे बैठ जाती हूं, मैं जागती हूं। उसने कहा, नहीं नहीं, आपको जागने की जरूरत नहीं है, लुबना यहां पे सो जाए काफी है। अब लुबना वहां पे उसके साथ सोने के लिए तैयार हो गई। खाला साथ वाले कमरे में सो गई। कह दिया गया कि दरवाजा अब बंद ना किया जाए।
लुबना उसके साथ बिस्तर पर लेट गई और वो भी मजबूरी में बिस्तर पर लेट गई और लुबना उससे कह रही है, बीबी जी डरे मत, कुछ नहीं है, आप डर गई हैं, अब सो जाएं। उसने कहा हाँ बस मैं सोती हूं। उसने आंखें बंद की लेकिन नींद कहां आनी थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि लुबना गहरी नींद सो गई। उसे तो नींद नहीं आनी थी, वो जाग रही थी कि तभी एक अजीबो गरीब मंजर उसने देखा। उसने देखा लुबना अपने बिस्तर से खुद ब खुद उठ गई है और जैसे ही अपने बिस्तर से उठी है वो इससे पूछती कि कहां जा रही हो लुबना। उसे लगा शायद वॉशरूम जा रही होगी। इतनी आहिस्ता आहिस्ता उठी थी वो जैसे कोई रोबोट उठता है। उठकर बैठ गई, चुप करके बैठी रही। उसकी आंखें बंद थीं और उसके बाद बगैर जूते पहने हुए वो दरवाजे के पास गई। उसने दरवाजा खोला और बाहर चली गई। वो अपने बिस्तर से उठ के बैठ गई कि लुबना कहां जा रही है। बाथरूम जा रही होगी। वो लेटी रही। कुछ देर के बाद उसके कानों में एक आवाज आनी शुरू हुई, छन छन छननन छन छन छननन छन छन छननन छननन छन छन। ये तो एक पायल की आवाज थी और पायल की आवाज की इस अंदाज में आ रही थी जैसे कोई पांव में पायल पहने एक मखसूस अंदाज में अपने पांव को हिला रहा हो और पायल की आवाज आ रही हो। ये कैसी आवाज है? उसने उस आवाज को सुना और डरते डरते उठकर दरवाजे तक पहुंच गई तो आगे खौफनाक मंजर उसका मुंतजर था। सहन में लुबना पांव में पायल पहने एक मखसूस अंदाज में डांस कर रही थी, जैसे कथक डांस किया जाता है। खास अंदाज में जैसे कथक डांस किया जाता है। पांव और हाथों की मदद से वो लोग गोल गोल घूमते हैं, अपने हाथों को एक मखसूस अंदाज में हरकत देते हैं और जैसे जैसे हाथों को हरकत दी जाती है उसी अंदाज में पाँव के अंदर पहने हुए घुंघरू भी एक मखसूस आवाज़ निकालते हैं और हाथ भी उसी अंदाज में गोल गोल घूमते हैं। वजूद भी पूरा घूम जाता है और उसके साथ गर्दन भी एक तरफ हल्की सी ढलकी हुई गोल सी घूमती है और नाचने वाली पाँव की उस आवाज़ से और अपने वजूद के अंदर थरथराहट पैदा करती है। चन 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 चन। वो ऐसे झूम रही थी, ऐसे नाच रही थी और वो दरवाजे में खड़ी उसको देख रही थी कि ये पागल हो गई है, रात के इस टाइम खड़ी है, क्या कर रही है। नाचते 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 एकदम से वो नीचे गिर सी गई। घुटनों के बल जैसे इंसान बैठता है ऐसे घुटनों के बल बैठी। एक घुटना उसने ज़मीन से टिका दिया और दूसरा घुटना सीधा था और वो बैठ गई और उसका सर नीचे की तरफ था और वो जैसे इंसान थक जाता है और गहरी गहरी सांसें लेता है वो ऐसे गहरी सांसें ले रही थी जैसे इंसान थक जाता है। लेकिन उसके बाल खुले हुए थे जो अपने सर पे दुपट्टा लेकर रखती थी, बालों को बांध के रखती थी। वो पायल पहने हुए ज़ोर ज़ोर से नाचते हुए अपने बालों को खोल के वो नाच रही थी। उसका दुपट्टा भी उसके सर पे नहीं था और नाचते नाचते जब वो ज़मीन पे बैठी, एक घुटना ज़मीन पे और एक घुटना खड़े किए हुए, तभी उसके पूरे बाल उसके चेहरे के ऊपर आए हुए थे और तभी उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना चेहरा ऊपर उठाया और एक जगह से बाल जो पूरे उसके चेहरे पे फैले हुए थे हट गए बाल और नीचे से उसकी एक आंख जो लाल सुर्ख थी, ऐसी दहकती हुई आंख जैसे उसने खिड़की के बाहर देखी थी, बिल्कुल वैसी बड़ी बड़ी उसे आंख नजर आई। तो एकदम से वो चीख मारी और चीख मारते हुए दौड़ी, पागलों की तरह दौड़ी उसी कमरे की तरफ जहां पे खाला सो रही थी। चीखती हुई वो खाला के पास गई और जैसे खाला के करीब गई तो खाला चीखे सुनकर डर के उठ गई। क्या हुआ, क्या हुआ? और वो बोल ना सकी, बाहर की तरफ इशारा करती रही जैसे बाहर कुछ है। खाला एकदम से समझ गई और उसके साथ जल्दी से बाहर आई और बाहर आकर देखा तो बाहर सहन में कुछ भी नहीं था। बिटिया क्या हुआ है? धीरानी क्या हुआ है?
वहां वहां लुबना नाच रही थी। क्या? लुबना, उसको तो नाचना नहीं आता, वो कभी नहीं नाची। ये क्या कह रही हो? लुबना तो तुम्हारे साथ सो रही थी। और एकदम जैसे एहसास हुआ तो खाला झांकने के लिए कमरे के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती हैं? लुबना कमरे के अंदर गहरी नींद सो रही है। खाला ने इशारा किया, लुबना तो सो रही है। उसे अपनी आंखों पे यकीन ना आया। चलती हुई गई तो देखा लुबना सर पे दुपट्टा लिए, बाल बांधे, वाकई गहरी नींद सो रही है। वो चलती हुई पास गई तो क्या देखती है? वाकई वो सो रही है। खाला ने उसे जगाया। झंझोड़ने पे वो उठ तो गई, लेकिन इस अंदाज में उठी जैसे गहरी नींद से उठी, और एकदम दोनों को खड़ा हुआ देख के परेशान होगी और कहा, क्या हुआ है, क्या हुआ है? मां ने कहा, तू अभी बाहर थी। नहीं, मैं तो सो रही थी, अभी आप लोगों ने जगाया है। खाला ने कहा, थी रानी, ये तो सो रही थी। लगता है तूने कोई ख्वाब देखा है, तू फिर से डर गई है। शौहर नहीं है ना, नई नई शादी हुई है, तू डर रही है। वैसे भी जब औरत नई नई दुल्हन बनती है, उसकी शादी होती है, तो ऐसा होता है। और वो भी ऐसे पहाड़ी इलाकों में आ जाए तो कोई ये अजीब बात नहीं, खौफ महसूस हो जाता है, लेकिन ये वहम होता है, खौफ होता है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। चल बेटी, तू सो जा, मैं यहीं पास बैठी हूं तेरे, ये कुर्सी जो पड़ी है यहां बैठ जाती हूं, अब तुझे डर नहीं लगेगा। उसे एक हौसला मिला, वो बिस्तर पर लेट गई। लुबना भी बेड के साथ इस तरह टेक लगाकर बैठ गई कि अब उसका सोने का इरादा नहीं, वो भी जागना चाह रही है, क्योंकि मारिया बेड के साथ टेक लगाकर बैठ गई थी। अब वो इसी तरह बैठी रही, वो उस मंजर को याद कर रही थी। मेरा वहम कैसे हो सकता है? मैं उठ के बाहर गई थी, मैंने लुबना को जाते हुए देखा। क्या मुझे कुछ हो गया है? क्या खाला सही कह रही है? क्या यह मेरा वहम? उसे किसी बात का यकीन नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने देखा खाला उसी कुर्सी पे बैठे बैठे सो गई है, और उधर लुबना भी सो गई है। और फिर उसके कानों में फिर से एक आवाज गूंजी, एक ऐसी कानों में सरगोशी सुनाई दी जैसे खाला भी गहरी नींद सो रही है, लुबना भी, और फिर भी उसके कानों में एक आवाज आई, वक्त आ गया है, वक्त आ गया है, बलि देने का वक्त, बलि देने का वक्त। वो एकदम से हड़बड़ा गई, वक्त आ गया है, बलि देने का वक्त, ये कहां से सरगोशी आ रही है? कि तभी उसे महसूस हुआ कि सामने जो दरवाजा खुला हुआ है, वो दोनों दाखिल हुई थी, उन्होंने दरवाजा भी बंद नहीं किया था, दरवाजे के सामने कोई खड़ा है। उसने जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा तो उसने देखा कोई दुल्हन के लिबास में, इस अंदाज में दुल्हन खड़ी है कि उसका मुंह दूसरी तरफ है और उसकी कमर नजर आ रही है। उसने बिल्कुल दुल्हन की तरह का एक लाल लिबास पहन रखा है, और वो लाल लिबास पहने बिल्कुल उसके दरवाजे के सामने खड़ी है। उस दुल्हन को देखकर जहां खौफजदा हो गई, डर गई, वहीं पे उसने साथ में लेटी हुई लुबना को हिलाया, लेकिन लुबना को हिलाते हिलाते वो थक गई। लुबना जागने को तैयार नहीं थी। उधर जल्दी से उठ के उसने खाला को हिलाया। खाला भी ऐसी गहरी नींद जैसे उन्हें दुनिया जहान का कोई होश ही नहीं है। अब वो बेइंतहा डरी सहमी खड़ी कि अब मैं क्या करूं। दुल्हन अभी तक उसकी तरफ पीठ करके उसके दरवाजे में खड़ी हुई है, कमरे के दरवाजे में। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, चलती हूं, बस जल्दी से आ जाओ, बलि का वक्त आ गया है, सिर्फ तुम्हारा इंतजार है। वो वक्त आ गया है जिसका कई सालों से इंतजार था। वक्त आ गया है,
छन छन छन, पांव में पाजेब पहने वो दुल्हन चलती हुई दूर जा रही थी। और थोड़ी ही कदम उसने बढ़ाए होंगे, 3 या 4 कदम, वो रुक सी गई और उसने मुड़ के पीछे की तरफ देखा तो उसका चेहरा इतना भयानक था, ऐसा भयानक था कि उसके मुंह से जोर जोर से चीखें निकलना शुरू हो गई। उसका पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, बेइंतहा वो एक काली स्याह झुर्रियों से भरी हुई, और उसकी आंखें वही लाल सुर्ख बड़ी बड़ी आंखें। उसके हाथों के नाखून इतने बड़े बड़े थे जैसे 4 से 5 इंच बड़े नाखून होते हैं, और काले स्याह हाथ, इंतहाई भयानक खौफनाक चेहरा। और उसकी नाक इतनी लंबी थी कि वो देखकर डर सी गई कि तभी उसने कहका लगाया और छन 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 करती हुई वहां से चली गई। वो इतनी डर गई कि वहीं पे खड़े खड़े उसे चक्कर आया और बिस्तर पर गिरी, बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर आराम से सो रही थी। उसे उस रात वाला सारा मंजर याद आ गया। एकदम से उसने खाला और लुबना को आवाज दी, दोनों भागती हुई पहुंच गईं और कहा है, मैं तो रात गिर गई थी। खाला ने कहा, हां धी रानी, तेरा आधा वजूद बिस्तर पे था और आधा वजूद नीचे गिरा पड़ा था और तू सो रही थी। हम तो हैरान होगी दोनों कि ये तू कैसी सो रही है। फिर तुझे उठा के हमने ऊपर सुलाया और काफी देर तुझे देखते रहे, तू गहरी नींद थी, फिर हम काम काज में लग गए। क्या हुआ था रात? वो चुप हो गई, उनसे किसी बात का जिक्र ना किया। अब वो इस घर में रुकना नहीं चाहती थी। किसी बली की बात की गई थी, वक्त आ गया है जिस वक्त का इंतजार था। अजीब व गरीब जुमले बोले गए थे। बस उसे बेचैनी से इंतजार था कि उसका शौहर आए और आज ही आज वो इस जगह से रवाना हो। और शाम तक उसके शौहर तकरीबन कुछ शाम के 4 बजे वसीम पहुंच गए। वसीम से आते ही वो भाग के उनके गले लग गई और रोना शुरू हो गई। वसीम परेशान हो गया और बोला, पगली क्या हो गया है? मारिया, सब खैर है ना? उसने कहा, वसीम यहां से चलो, मुझे इस घर में नहीं रहना, बस इस घर से चलो। उसने मारिया की हालत देखी तो समझ गया मारिया शदीद किसी बात से खौफजदा है और इस घर में नहीं रहना चाहती। तो एकदम से बोला, अच्छा बाबा ठीक है, हम फौरी चलते हैं, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करो, तुम बिल्कुल बहुत सहमी हुई हो। उसने मजीद बात करना मुनासिब न समझा और कहा, ठीक है अभी चलते हैं, क्योंकि वो कह रही थी बस अभी निकलो अभी। उसने कहा ओके अभी चलते हैं। उसने टेलीफोन उठाया और जहां पे वो लोग काम करने के लिए गए थे वहीं पे ही एक उसे घर का भी बताया गया था कि अगर वो यहां पे आके रहना चाहे तो ये घर है जहां पे उसका सारा खाना पीना ये वो बंदोबस्त कर दिया जाएगा। और उसने कहा था, मैं सोचूंगा अगर मुझे यहां पे आके रुकना पड़ा तो जरूर घूमने फिरने की नीयत से हम यहां पे आएंगे। तो उसने राब्ता किया, उसका दूसरी तरफ राब्ता हुआ तो उसने कहा, क्या अभी अभी अगर मैं वहां पे रवाना होना चाहूं तो क्या जा सकता हूं? उन्होंने कहा, जी बिल्कुल जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप रवाना हो जाइए और वहां पे जाके जब आप गांव में पहुंचेंगे वहां पे फलां नाम का आपका बंदा मिलेगा, आप उसके पास जाएंगे और उसे जाके कहेंगे, वो आपको चाबी दे देंगे, आप चाबी लेके उसको साथ लेके जाइएगा, वो आपको घर खोल देंगे, साफ सुथरा भी कर देंगे, सारे इंतजाम आपके मुकम्मल हो जाएंगे। जी बिल्कुल, हम तो यही सोच रहे थे आप 1-2 दिन तक आएंगे और सोच के बताएंगे, वरना हम पहले ही साफ करवा देते। आप अभी आ सकते हैं, लेकिन एडवांस आपसे माजरत कि वो इतना अभी साफ सुथरा नहीं मिलेगा, मतलब बहुत बुरा नहीं है, बहुत गंदा नहीं है, लेकिन बहुत कलीन, जिस तरह हमारी एक आदत होती है यहाँ के लोगों की, एकदम से चमका देते हैं, वो आपको शायद 1-2 दिन में गांव के लोग चमका देंगे।
उसने अपना सामान वगैरह उठाया और रहीम से कहा, रहीम हम लोग कुछ दिनों के लिए वहाँ जा रहे हैं, यहाँ फिर वापस आ जाएंगे। और उसको उसने डिटेल से बताना मुनासिब ना समझा, एक मुलाजिम था। उसने कहा जी ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे आप आ जाइएगा। सामान रख दिया गया और वो बीवी को बिठाकर चल पड़ा। रहीम को वो अपने साथ रास्ते के लिए लेकर गया था पहले, क्योंकि ऑफिस के जो कुछ लोग थे वो एक अलग गाड़ी में आए थे, ये एक अपनी गाड़ी में था, तो उसने रहीम को साथ बिठा लिया था रास्तों के लिए। अब क्योंकि वो ऑफिस वाले भी चले गए थे और रहीम को साथ लेके जाना अजीब सा था, वहां पे लेके जाता फिर वापस कैसे आता। उसको अंदाजे से रास्ता याद था और जब वो वहां से रवाना हुए तो अंधेरा फैल चुका था। वसीम अभी उससे कोई बात नहीं करना चाहता था, वो बहुत सहमी हुई थी, बहुत डरी हुई थी। वसीम गाड़ी चलाते चलाते उसे नॉर्मल करने के लिए उससे बातें करना शुरू हो गया। अच्छा जो भी हुआ मैं आपसे नहीं पूछ रहा मारिया, अभी छोड़ दो यार, उसको भूल जाओ, जो भी हुआ बाद में डिस्कस करेंगे। देखो कितना सुहाना मौसम है, कैसे ज़बरदस्त हैं। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसे नॉर्मल करने में कामयाब हो गया। वो भी डरी डरी आहिस्ता आहिस्ता उसकी बातों में आ गई और उसके साथ गपशप करनी शुरू कर दी। अब वो अपनी मारिया की तरफ देखता, मुस्कुराता, कोई मजाक से जुमला कहता, कोई गाना गुनगुना देता और इस तरह मजाक करते गाड़ी चलाते चलाते वो शायद रास्ता भूल गया। यह क्या हुआ? उसे अंदाजा था कि आगे एक मोड़ आना है और मैंने वो मोड़ मुड़ना है, मैं काफी आगे आ गया हूं या क्या हुआ है, वो मोड़ नहीं आ रहा। जब वो रहीम के साथ गया था उसे अच्छी तरीके याद था कि इस तरह रास्तों के जाने के बाद उसने कहा था जी ये यहां मोड़ आएगा, ध्यान कीजिएगा आगे ना निकल जाए वरना बड़ा लंबा सफर पड़ेगा। तो मोड़ अभी तक नहीं आया था। वो गाड़ी चलाता रहा। बीवी को क्या कहता कि या तो मैं मोड़ भूल गया हूं या इतना लंबा रास्ता हो गया है या रात का टाइम है, क्या हुआ। गाड़ी खैर चलती रही कि एकदम से आसमान पे जो शाम से ही बादल आए हुए थे, अंधेरा हो गया था। पहाड़ी इलाकों में हमेशा ही बादल नजर आते हैं, वहां पे बादल गरजना भी शुरू हो गए, बिजली चमकना शुरू हो गई, जिसका मतलब था किसी लम्हे भी बारिश हो सकती है। अभी तो काफी सफर पड़ा था और ऊपर से बारिश के इम्कान नजर आ रहे थे। बीवी के कहने पे वो जल्दी निकल तो आया था, लेकिन उसे लगा कि वो बड़ा गलत फैसला था। उसे मारिया को वहीं पे कवर करना चाहिए था, नॉर्मल करना चाहिए था, लेकिन मारिया की हालत ही ऐसी थी, वो ऐसे रो रही थी, इतनी डरी हुई थी, कह रही थी अभी इसी लम्हे यहां से चलना है, मुझे यहां नहीं रुकना। चलते चलते गाड़ी आगे एक दो झटके लिए उसने, फिर से चली, झटके लिए और गाड़ी झटके लेते लेते एकदम से बंद हो गई। मारिया बोली वसीम क्या क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ बाबा, गाड़ी बंद हुई है, रुको मैं अभी देखता हूं। रिलैक्स, कुछ भी नहीं हुआ ना, रिलैक्स हो। वो गया, उसने गाड़ी का बोनट खोला और उसको देखना शुरू कर दिया कि क्या हुआ है गाड़ी के अंदर। लेकिन वो गाड़ी में बैठी ना रह सकी, खौफजदा थी, एकदम से निकल के वो भी उसके साथ आकर खड़ी हो गई और इस तरह चिपक गई उसके साथ कि वो समझ गया डरी हुई जो है गाड़ी में अकेली बैठ भी नहीं पा रही। वैसे भी एक वीरान सी जगह थी, पहाड़ों के बीच में, एक जंगल के बीच में आप खड़े हैं, तो डर तो औरत को लगना चाहिए जो पहले भी डरी हुई है। वो गाड़ी के ऊपर झुका, इस तरह देखता रहा और वो उसकी कमर से लग के खड़ी रही। ऐसे देखते देखते एकदम से मोटी मोटी बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गई और जैसे ही वो मोटी मोटी बारिश की बूंदें गिरना शुरू हुई तो अंदाजा हुआ कि बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। और इतनी तेज बारिश शुरू हुई कि एकदम से वसीम बोला मारिया गाड़ी में बैठो, बहुत तेज बारिश हो रही है। वो बोली वसीम तुम भी मेरे साथ गाड़ी में आओ, मैं अकेली, मुझे डर लग रहा है। और इतनी तेज बारिश हुई वसीम को और कुछ समझ ही ना आया। वो भी भागता हुआ दरवाजा खोल के बैठ गया और मारिया को भी बिठा दिया। गाड़ी का बोनट खुला है, शीशे बंद हैं और बहुत तेज बारिश हो रही है। गाड़ी के अंदर बैठे हुए मारिया को और डर लगना शुरू हो गया। जंगल, वीराना, वो उस घर से डरकर भागी थी, लेकिन जिस जगह पे गाड़ी बंद हुई थी ये तो और खौफनाक सी जगह थी। चारों तरफ जंगल ही जंगल, वीराना, भयानक समंजर। कि तभी मारिया को महसूस हुआ
जिस साइड पे नदीम बैठा है, वो बार बार वसीम बैठा है, उसी साइड पे वो देख रही थी कि उसको लगा उस खिड़की के बाहर तेज बारिश के अंदर भी महसूस हुआ कोई खड़ा है। उसकी आंखें खौफ से बाहर निकलना शुरू हो गई। एक कपकपाती आवाज में उसने कहा, वसीम, कोई है बाहर, कोई है। कौन बाहर है? वसीम ने बाहर की तरफ देखा। जैसे वसीम को महसूस हुआ यस बाहर कोई है। वसीम ने गौर किया तो बाकी बाहर कुछ नजर आया। उसने खिड़की का शीशा नीचे किया। वहां पे एक बुजुर्ग सा बंदा बारिश में भीगता हुआ उनको देख रहा था। हाँ, कौन हो तुम? और यहां क्या कर रहे हो? वसीम ने गुस्से के से अंदाज में उससे पूछा और वो बोला, बाबू शहरी लगते हो, मैं तो इसी पहाड़ी इलाके का रहने वाला हूं। बहुत तेज बारिश हो रही है, लगता है तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है। पास ही मेरा घर है। गाड़ी की लाइटें देखी और उसके बाद बारिश को होता देखा और तुम्हें झुका हुआ देखा तो रहा न गया, समझ गया कोई शहरी बाबू है, गाड़ी खराब हो गई है। तुम्हारी तरफ आने लगा तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सोचा लौट जाऊं, लेकिन कहा कि नहीं, किसी को मदद की जरूरत है। तो रहा न गया, तुम्हारी मदद के लिए यहां पे आ गया। बाबू बाहर आ जाओ, सामने ही मेरा घर है। इस तरह रात के इस टाइम गाड़ी में यहां पे बैठना ठीक नहीं है। जानते हो ना ये पहाड़ हैं, यहां पे गाड़ी जब बारिश के मौसम में फिसल जाती है और गिरने का खतरा होता है। लेकिन मारिया एकदम से बोली, यहां पे तो कोई घर नजर नहीं आ रहे। तो उसने शीशे के अंदर से इस तरह मारिया को देखा जैसे अब मारिया को मुखातिब कर रहा हो। नहीं, यहां एक नहीं कई घर हैं, आप लोगों ने देखे ही कहां हैं। आप गाड़ी से बाहर निकलिए, ये जो सामने पहाड़ है इसकी बिल्कुल बैक साइड पे घर हैं और एक नहीं कई घर हैं। घबराइए मत, आप लोग मेरे साथ आ जाइए, रात वहीं गुजार लीजिए या जब बारिश थम जाए तो फिर से जाइएगा। मेरा मशवरा यही है कि गाड़ी को यहीं पे साइड पे बंद कर दीजिए, मैं धक्का लगा के साइड पे बंद करा देता हूं, क्योंकि जितनी बारिश हो रही है लगता नहीं बारिश रुके। और अगर ये बारिश इसी तरह 2 घंटे होती रही तो फिर इतना पानी जमा हो जाएगा, फिर पहाड़ों पे गाड़ी चलाना खतरनाक होता है, और वो भी रात को। आ जाइए, रात वहीं रुक जाइए। वसीम को लगा वो कह तो ठीक रहा है, अगर 2 घंटे बारिश होती रही तो फिर तो गाड़ी चलाना भी खौफनाक हो सकता है, पहाड़ी रास्ता है। वैसे भी अभी गाड़ी का कोई पता नहीं था। तो उसने कहा, मारिया घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आओ मेरे साथ आओ। मारिया के पास कहने को कुछ नहीं था, वो क्या कहती। दोनों गाड़ी से उतर गए। अब वो बूढ़ा फुल बारिश में भीगा हुआ और ये दोनों भी उतरते ही भीग गए, मजबूरी थी। उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो गए। बहुत ज्यादा जो सामान तो ये लोग भी नहीं लेके आए थे, मामूली जो सामान लेके आए थे गाड़ी की डिग्गी में पड़ा था। उस बूढ़े ने धक्का लगा के गाड़ी को पहले साइड पे कराया। बिल्कुल साइड पे गाड़ी जब पार्क हो गई, उन्होंने गाड़ी को अच्छी तरीके लॉक किया। बूढ़ा आगे चलना शुरू हो गया, उसके पीछे चलना शुरू हो गए। चलते चलते पहाड़ को जैसे ही क्रॉस किया तो वाकई वहां पे 10-15 मुख्तलिफ घर नजर आए, जो घुप अंधेरे में जब बिजली चमकती थी तो उस वक्त नजर आता था यहां पे कुछ घर हैं 10-15, और जब बिजली नहीं चमकती थी कहां नजर आते थे। लेकिन जिस सिमत में एहतियात से वो बूढ़ा चलता हुआ जा रहा था, उस घर के अंदर शायद कोई दिया जल रहा था। उस दिए की रोशनी में वो घर दूर से नजर आ रहा था और बिजली के चमकने में वो घर क्लियर नजर आता। जैसे ही वो उस घर के बिल्कुल करीब पहुंचे तो वो काला स्याह था, या शायद घुप अंधेरे में काला स्याह लग रहा था। उसका दरवाज़ा भी बहुत छोटा सा था, झुक के अंदर गुजरना पड़ता था, यानी आप सीधे अंदर नहीं जा सकते थे। इतना छोटा दरवाज़ा था, आपको सर झुकाना पड़ता और आप अंदर दाखिल होते। 2 कमरों पे मुश्तमिल ये एक घर था।
जैसे ही उस दरवाजे से वो दाखिल हुए तो उस जगह पे 2 चारपाइयाँ पड़ी हुई थी। कच्चा बना हुआ वो घर था और उसी कमरे के अंदर एक और दरवाज़ा था। जैसे ही वो बूढ़ा अंदर दाखिल हुआ तो इन दोनों को ठंड की वजह से ये ठठर रहे थे, फुल गीले हो गए थे, इनको सर्दी लग रही थी, इनके वजूद कांप रहे थे। तो वहीं पे खड़े हुए उस बूढ़े ने कहा, अच्छा किया आप लोग आ गए, वरना ठंड से आपका बुरा हाल हो जाता। रुके, उसने आवाज दी, रेशानी, रेशानी। और एक बूढ़ी औरत उस दूसरे कमरे से निकल के इसी कमरे में आई और कहा, जी मेहमान आए हैं, शहरी बाबू हैं, गाड़ी खराब हो गई है, इनके लिए कहवा बनाओ, ठंड न लग जाए इनको, बहुत तेज बारिश हो रही है, ठंड बहुत हो रही है। बाबू आप लोग बैठें, हम तो गरीब लोग हैं, यही पेश कर सकते हैं कहवा, गरमाइश दे देगा आपके जिस्म को, आपको ठंड नहीं लगेगी, आप बैठे, मैं लेके आता हूं। वो अंदर दाखिल हो गया। रेशानी जिसको उसने बुलाया था, रेशानी भी अंदर चली गई। अब जब ये दोनों अकेले हुए तो वसीम को तो ठंड लग रही थी, लेकिन उसे अपने से ज्यादा मारिया की परवाह थी, जो ठंड से कांप रही थी। वो एक चारपाई पर बैठ गए थे दोनों, और थोड़ी ही देर के बाद वो बाबा और वो बुढ़िया दोनों अपने अपने हाथों में एक प्याला लेकर अंदर आ गए, जिसका नाम उसने रेशानी कहा था। उसने हाथ में पकड़ा हुआ एक गरम गरम प्याला, जिसके अंदर से बाकायदा धुआं निकल रहा था, जो वाकई बहुत गर्म सा कोई कहवा था। उसने, रेशानी ने मारिया के आगे कहा, ले बेटी, इसको पी ले, ये बहुत गर्म हमारे पहाड़ी इलाके का कहवा है, ये कहवा पीते ही तेरे वजूद को गरमाइश मिलेगी, तुझे ठंड नहीं लगेगी। और उसने मुखातब किया, कावेश, ये बाबू को दो। तब उसको पता लगा वसीम को, इसका नाम रेशानी है और उसका नाम कावेश है। कावेश ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ प्याला वसीम को दे दिया। उस प्याले से एक जबरदस्त सी खुशबू आ रही थी, एक जबरदस्त कहवे की खुशबू। वसीम ने जैसे ही सूंघा ऐसी जबरदस्त खुशबू कि वो जल्दी से पीना शुरू हो गया। उधर मारिया ने भी वसीम को कहवा पीते देख के मजे मजे से वो चुस्कियां लेकर पी रहा था। मारिया ने भी कहवा पीना शुरू कर दिया। एकदम से मारिया की निगाह पड़ी कि कहवा वसीम ख़त्म कर चुका है। उसे इतना अच्छा लगा था कि वो घटाघट सारा पी गया, और उसके बाद उसने देखा उसकी आंखें बंद हो रही हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता झूल रहा है और पीछे गिरा है, सोने वाले अंदाज में पीछे लेट गया है। मारिया ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ प्याला रखना चाहा नीचे, लेकिन उसे लगा कि उसका सर भी भारी हो रहा है, उसे भी चक्कर आ रहे हैं और वो भी पीछे गिरी है और वो भी बेहोश हो गई है। जब मारिया की आंख खुली है तो उसने देखा कि वो एक कमरे में मौजूद है, जिस कमरे में पहले मौजूद थे बिल्कुल उससे मिलता जुलता कमरा था, लेकिन ये एक और कमरा था। वो ज़मीन पर बैठी थी और उसके पाँव में एक जंजीर बंधी हुई थी, और पास ही वसीम बैठा हुआ था, जिसके पाँव आज़ाद थे। उसे खुशी हुई कि वसीम के पाँव आज़ाद हैं, बचने का एक रास्ता निकल सकता है। उसे वो सारा मंजर याद आ गया। वो एक प्याला पिया था और वो वसीम को बेहोश होता देखकर खुद भी बेहोश हो गई थी। उसने अपने पाँव की तरफ देखा, जंजीर बंधी है। उसने वसीम से कहा, वसीम, वसीम, लगता है उन लोगों ने हमें कैद कर लिया है, मेरे पाँव में जंजीर है, इसे खोलो और हम भागें यहाँ से। वसीम सामने दीवार की तरफ मुसलसल देखता रहा, जैसे वो मारिया की बात ही ना सुन रहा हो। जब उसने 2-3 दफा मुखातिब किया और वसीम ने कोई जवाब ना दिया तो वो हैरान रह गई। तभी वसीम की आवाज आई, मारिया, मुझे रेशानी का काम मुकम्मल करना है। मुझे रेशानी के लिए 6 बलियां ला कर देनी है।
जब वो 6 बलियां चढ़ा देगी तो फिर हम आज़ाद हो जाएंगे, फिर मैं तुम्हें लेकर यहां से दूर चला जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे अपना फर्ज अदा करना है। रेशानी ने बलि चढ़ानी है और मुझे बलि का बंदोबस्त करना है। उसी वक्त कमरे के अंदर कावेश दाखिल हुआ और कावेश बोला, तुझे होश आ गया लड़की? मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। ये ले, खाना खा ले। उसने छोटे छोटे गोश्त के टुकड़े थे, भुने हुए गोश्त के, उसके आगे रख दिए और वसीम से बोला, उठ जा। रेशानी ने कहा है तुझे आज एक काले नाग का शिकार करके लाना है और उसी तरह पढ़ते हुए जाना है जैसे तू रात किया था, जैसे तूने रात पढ़ाई की थी। सुन और इसको याद कर ले। वो ऐसे लफ्ज बोलने लगा जो मारिया सुनकर हैरान और परेशान हो गई। उसने ये लफ्ज जिंदगी में नहीं सुने थे, अजीब व गरीब लफ्ज थे। वो पढ़ता गया और वसीम उसके पीछे पढ़ता गया और जब एक दफ़ा उसने पढ़ लिया और वसीम ने भी पीछे पढ़ लिया तो वो वसीम से बोला, हाँ याद हो गए तुझे? वसीम ने गर्दन हिलाई, हाँ। चल उठ जा और शिकार कर। वसीम इस अंदाज में उठा जैसे उसे मारिया की परवाह ही ना हो और दरवाजे के अंदर से जैसे ही वो कदम बाहर रखने लगा तो कावेश की आवाज आई, नहीं, इसी कमरे से ही पढ़ता हुआ जा और जंगल में जा, शिकार करके ला। वसीम ने वहीं दरवाजे के अंदर खड़े होकर ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। वो अजीबो गरीब, भयानक, खौफनाक से लफ्ज थे और पढ़ता पढ़ता वो दरवाजे से बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर गया, मारिया परेशान हो गई कि ये क्या हो रहा है। वसीम उसे पहचान नहीं रहा, उसके पीछे पीछे जा रहा है। मैं कहां फंस गई हूं? कोई 2-3 घंटे के बाद, उसे टाइम का अंदाजा नहीं, वसीम अंदर दाखिल हुआ और उसके हाथ में एक काला नाग था। उसने उसे सर से पकड़ा हुआ था और वही खौफनाक से कलमात पढ़ते हुए आ रहा था। जैसे ही वो कलमात पढ़ते हुए वहां अंदर दाखिल हुआ तो कावेश कमरे के अंदर कहां से आ गया, जैसे पहले से उसका मुंतजर हुआ। उसे बोला, ले आया तू? उसने उस सांप को उसके सामने कर दिया। तभी कावेश ने वो सांप उसके हाथ से ले लिया और कहा, बैठ जा यहां तू। और वसीम वहीं अपनी जगह पे जहां पहले बैठा था आराम से बैठ गया और वो सांप लेकर उससे चला गया। उसे बातें करती रही लेकिन वो कोई भी जवाब न देता। वो चुप करके बैठा रहता। उसे झंझोड़ती, वसीम मेरी बात सुनो, कुछ तो सुनो, तुम्हें क्या हो गया है? हम कहां फंस गए हैं? मुझे नहीं पहचानने, मैं मारिया हूं। उसी वक्त कावेश कमरे में दाखिल हुआ। ए लड़की, अगर तूने इसे ज्यादा तंग किया तो मैं तुझे उठा के काल कोठड़ी में बंद कर दूंगा, यहां से दूर ले जाऊंगा। अब इससे बात ना करना। अगर तूने फिर भी इससे बात की तो फिर ये तेरी सिफारिश नहीं कर सकेगा। मैं तुझे ऐसी जगह पे कैद कर दूंगा जहां पे तू रोशनी तक नहीं देख सकेगी। अब तेरी आवाज ना निकले। वो डर गई। वो जानता था वो बहुत भयानक सा बंदा है, बहुत खौफनाक सा बंदा। फिर थोड़ी देर के बाद आया और बोला, टाइम बहुत कम रह गया है, जा एक और काला नाग लेकर आ। वसीम उठा, वही कलमात पढ़ते हुए गया। फिर कुछ देर के बाद वापस आया। उसके हाथ में एक और काला नाग था। उसने वो काला नाग उसके हवाले कर दिया। फिर वो कावेश आया। वसीम वहां पे आके बैठ जाता। अब मारिया उससे बोल नहीं रही थी और उससे बोला, अब तुझे ये पढ़ना है, बोल मेरे पीछे पीछे। वो पढ़ता गया, वसीम उसके पीछे पढ़ता गया और एक दफा ही पढ़ता था जैसे वसीम को याद हो जाता था। और मारिया हैरान थी, वसीम ऐसे खौफनाक लफ्ज तो याद कर ही नहीं सकता। ये कोई जादू का असर था कि उसे याद हो जाता। और वो बोला, और ये ले बंदूक। 2 नाली वाली बंदूक बकायदा, जो पहले जिसमें
बड़ा कारतूस डलता है, वो वाली बंदूक ला के उसने दी और उसे कहा, अभी इसमें एक ही गोली है, इस गोली पे रेशानी ने पढ़ कर दिया है, तू ही शिकारी है, अगर ये गोली मिस हो गई तो समझो सारी तपस्या, सारी मेहनत खत्म हो गई। तेरा इंतखाब इसलिए है, तेरा निशाना कभी नहीं चूकता, कभी नहीं चूकता। उसने इसी गोली पे पढ़ के दिया है, इसी कारतूस पे, और तूने पहले ही निशाने में उस हिरनी को मार के लाना है और फिर वो उसी हिरनी की बलि चढ़ाएगी। जा। उसने वो कारतूस उसके हवाले किया। चांदी का बना हुआ वो कारतूस का, टोटल नहीं, एक जगह पे उसकी चांदी लगी हुई थी। अजीब सी उससे गंदी बदबू आ रही थी उस कारतूस से, जो मारिया को उल्टी आने लगी, ऐसी बदबू थी, और वसीम को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। उसने वो कारतूस उठाया, वो कलमात पढ़ने शुरू कर दिए खौफनाक से, और कारतूस को उसके अंदर डाल के बंदूक को बंद कर लिया और ऊंची आवाज में पढ़ता हुआ बाहर निकल पड़ा। चलते 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 वो एक जंगल के हिस्से में पहुंचा और उसने सामने देखा, जो उसे निशानी दी गई थी कि जिस हिरन को उसने मार के लाना था उसके जिस्म पे ऐसे निशान होंगे और उसकी दुम के ऊपर ऐसे निशान होंगे। उसने जैसे ही पढ़ते पढ़ते देखा, बिल्कुल वो सामने हिरन काफी फासले पे मौजूद था। उसने बंदूक से उसका निशाना लिया और वो पढ़ते पढ़ते जैसे ही गोली दागी, वो गोली सीधी उसी हिरन को लगी। जल्दी से भाग के उसने हिरन को अभी उठाया ही था कि पीछे से कावेश आ गया। कावेश ने उस हिरन को फौरी उठाया और इतनी तेजी से वो दौड़ा कि कोई इंसान इतनी तेजी से नहीं दौड़ सकता। वो तो जहाज की स्पीड के साथ शां करके गया। अगर वसीम अपने होश में होता तो उस लम्हे बेहोश हो जाता खौफ के मारे कि कोई इंसान शां करके पहुंचता है। यानी या उसने उस बंदूक को मारा, उसको बंदूक लगी, पीछे वो फौरी तौर पे कावेश आया और उसने उठाया और सेकंड्स के अंदर घर पहुंच गया। घर जाते ही उसने वो हिरन जिसका खून अभी निकलना शुरू हुआ था सामने रेशानी के रख दिया। रेशानी दायरा कड़ा लगा के बैठी थी और उसके आगे 7 छोटे छोटे दायरे कड़े थे और 7 दायरे कड़े के अंदर प्याले रखे हुए थे। पहला प्याला भी जो खून का उसे भरा था वो उस काले नाग का था जो वो शिकार करके लाया था। उस काले नाग को उसने अपने दांतों से काटा था और अपने दांतों से काटने के बाद उसका खून निकाल के उसने उसका खून पिया था और बाकी खून उसका प्याले में जमा किया था। और उस प्याले को उठा के कुछ शैतानी कलमात पढ़ती रही थी और उसके बाद कावेश को उसने बुलाया जो हाथ थामे उसके सामने खड़ा हो गया और उस प्याले को उठा के जो उसके सामने 7 दायरे थे पहले दायरे के आगे रख दिया। दूसरे सांप के साथ भी उसने यही किया और जब उसके सामने हिरन लाया गया तो हिरन के साथ भी उसने यही किया। उसकी गर्दन को अपने दांतों से काटा, जो लंबे और नोकीले दांत थे जो किसी इंसान के नहीं हो सकते। उसका खून पिया और बाकी खून प्याले में रख के उसको प्याला भी दूसरे खाने में रखवा दिया। फिर से वो एक इसी तरह का हिरन शिकार करके लाया। चौथा, पहले 2 नाग 2 हिरन, चौथे हिरन को भी एक दायरे में उसके खून को प्याले से भर के रख दिया गया और फिर उसे कहा गया अब वो एक जंगल में ऐसी लड़की का शिकार करके लाएगा जो इंतहाई भयानक नजर आएगी, जिसकी कमर पूरी जली हुई होगी, जिसका सीना आगे से जला हुआ होगा, गर्दन के ऊपर से वो बिल्कुल नॉर्मल होगी, उसकी गर्दन के ऊपर वजूद जला हुआ नहीं होगा। नीचे टांगें जहां से शुरू होती हैं पेट के नीचे, वो टांगें भी उसकी जली हुई नहीं होंगी, लेकिन दरमियान वाला पूरा धड़ उसका, कमर सीना पूरा ये ऐसे होगा जैसे जल के कोयला हो गया हो। उसके वजूद पे कोई कपड़ा नहीं होगा और वो उसे जंगल में नजर आएगी और उस औरत के माथे पे उसने गोली मारनी है और उसे लेकर कावेश आएगा।
हर दफ़ा उसे पढ़ने के लिए, जैसे नाग मार के लाया था दोनों, एक और चीज़ पढ़ने के लिए दी गई थी। जब दोनों हिरन को मारने के लिए कहा गया, और चीज़ पढ़ने के लिए दी गई। अब इस लड़की के लिए मारने के लिए कहा गया तो एक और चीज़ पढ़ने के लिए उसको दी गई, जो एक और अजीबोगरीब कलमात थे। वो निकल पड़ा। जब जंगल में पहुंचा, ढूंढते ढूंढते उस कलमात को पढ़ते पढ़ते उसे वो लड़की इस अंदाज में बैठी नजर आई जैसे कोई घुटने के बल बैठा हुआ होता है। घुटने के बल बैठने की वजह से उसकी टांगें नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी गर्दन बिल्कुल ठीक थी। नीचे वाला वजूद जिस पे कोई लिबास नहीं था, वो एक औरत थी, लेकिन जला हुआ वजूद था। लेकिन उसे फिर भी उसकी टांगों की तसल्ली करनी थी। उसने ऊंचा ऊंचा पढ़ते हुए जब उसके करीब गया तो वो बैठी रही। तभी काविश के पीछे से आवाज आई, उठ जा, तेरी मौत आ गई है, और देख तुझे मारने भी कौन आया है, जिसका निशाना कभी खता नहीं जाता। एकदम से वो औरत गुस्से से खड़ी हो गई, बगैर वजूद के, जले हुए वजूद के। वो एकदम से मुड़ी और इतनी तेजी से भागी जैसे कावेश भागा था, लेकिन वो एक बेहतरीन निशानेबाज था। वो पहले ही अपनी बंदूक का निशाना बना चुका था। जैसे ही वो उठी, क्योंकि तसल्ली तो उसने कर दी थी कावेश ने कि उठ, तेरे मौत आई है, और जैसे ही वो अपनी जगह से उठी और मुड़ी, उसके बाद अभी वो भागने ही लगी थी, और वो शायद इतना तेज भागती कि कोई इंसान उसका निशाना नहीं लगा सकता था। लेकिन अभी वो भागने ही लगी कि गोली चल गई, और वो गोली उसके माथे पे ही लगी थी। गोली लगने की देर थी कि कावेश ने उसे उठाया और उसी तरह सेकंड्स के अंदर रिशानी के पास पहुंच गया, जो एक कमरे के अंदर बैठी, एक बहुत बड़े दायरे के अंदर बैठी थी, जहां पे वो खून पीती थी और बाकी खून प्याले में जमा करके उसके सामने जो दायरे बने हुए थे उसमें वो खून का भरा प्याला रख देती थी। 4 प्याले भर चुके थे, 3 खाले खाली थे। उस लड़की को भी उसी तरह उसने काटा। उसकी गर्दन जो जली हुई नहीं थी, उस गर्दन को उसने काटा, उसमें से खून पिया, कुछ मंत्र पढ़ती रही। उस लड़की को भी अपने दोनों हाथों से उठा के कुछ पढ़ती रही, और उसका खून नीचे प्याले में जमा होता रहा। जब पड़ चुकी तो उस लड़की को उसने फेंक दिया, और कावेश उस पे टूट पड़ा जैसे कोई भूखा टूटता है, और उसको नोचने लगा। उसका कच्चा वजूद खाना शुरू हो गया, और उस प्याले को जब उसने पी लिया और प्याले में भर लिया, कुछ पड़ती रही, तो उसने कावेश से कहा, इसको भी रख दो। कावेश ने 5वें दायरे के अंदर उस प्याले को भी रख दिया, और वसीम चलता हुआ वापस 7 वाले कमरे में मारिया के पास पहुंच गया। मारिया को वही भुना हुआ एक गोश्त दिया जाता था, किस चीज का कोई पता नहीं। मारिया आंसू खुश्क हो चुके थे, रो रो के बुरी हालत हो चुकी थी। अब उसने कहा, मौत तो यकीनी है, खुदा से ही मदद मांगी जाए। घर वालों की दुश्मनी से भाग के निकले थे कि वहाँ गोली का शिकार होंगे, एक ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं, ये तो बेहतर था गोली ही खा लेते। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये तो उससे ज़्यादा खौफनाक और भयानक है, क्योंकि कावेश जब भी किसी को लेकर आता था तो इसी दरवाजे में दाखिल होता था जिस कमरे में मारिया बैठी हुई थी, और इसी कमरे से 7 वाले कमरे में जाता था। और मारिया देखती थी कि उसके हाथ में एक लड़की थी जिसका वजूद दरमियान से जला हुआ, टांगे ठीक और गर्दन और सर ठीक। वो तो बस खुदा से रो रो के दुआएं मांगी रही थी कि या अल्लाह, मौत देनी है, तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ, लेकिन ऐसी मौत दे जो मुसलमानों वाली मौत हो, ऐसी मौत दे जो ख़ानदान के लोग मारना चाहें वो मौत दे दे। ये जिस जहन्नुम में, जिस जादू में हम मौत की तरफ जा रहे हैं, इससे तो बचा। ये तो अजीब व गरीब मौत है। मुसलसल वो दुआ कर रही थी, मुसलसल गिड़गिड़ा के मांग रही थी कि उसको ऑर्डर मिला वसीम को, वसीम उठ जाओ, छठा शिकार करके लाओ, एक हसीनो जमील लड़की का। वो बहुत हसीनो जमील लड़की होगी, वो तुझे देखते ही तेरे ऊपर मर मिटेगी। तूने उसे गोली नहीं मारनी,
तूने ऊंची आवाज में पढ़ना भी नहीं है, तूने दिल ही दिल में पढ़ते पढ़ते उसके करीब जाना है और वो प्यार से तेरे होंठों को चूमना चाहेगी। जैसे ही वो तेरे करीब आएगी, ये छुरा जो तुझे दिया जा रहा है, इस पे कुछ पड़ा हुआ है, ये छुरा तू सीधा उसके सीने में घुसा देना और बाकी काम मैं करूंगा। बस एक बात ध्यान रखना, वो तुझे ढूंढेगी, वो बहुत ज़हीन होगी। इस अमल को जो मैं तुझे बता रहा हूं, तूने पढ़ते हुए गलती कर दी तो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि तू जानता है ना, रेशानी फिर से जवान हो जाएगी। हमारी मलका रेशानी ताकत, एक ऐसी ताकतवर रानी बनेगी जिसका राज ही राज होगा, और फिर वो मरेगी नहीं, लंबे अरसे तक जिएगी। बेइंतहा ताकतवर जादूगरनी हो जाएगी। उसका जादू होगा हर तरफ, जादू ही जादू। वो कब से तेरा इंतजार कर रही थी, तुझे चुना गया था, किसी वजह से चुना गया था। जानता है क्यों? अमावस की रात को पैदा हुआ था तू। तो जानता भी नहीं होगा अमावस की रात क्या होती है। तू अमावस की रात को पैदा हुआ था। उसी रात ही पता चल गया था कि जब तू जवान होगा, तेरा ही इंतखाब किया गया था कि तुझसे ही अमल मुकम्मल कराया जाएगा। जा उस हसीनो जमील लड़की को लेकर आ। वसीम पढ़ता हुआ छुरा हाथ में लेकर निकल पड़ा और पीछे कावेश हंसना शुरू हो गया और मारिया को देखकर बोला, बस ये आखिरी शिकार है और उसके बाद खेल खत्म। बहुत जल्दी थी, वक्त आ गया था बलि चढ़ाने का। बस ये छठा शिकार है, उसके बाद तेरी बारी। तेरा आशिक भी नहीं जानता कि सातवां शिकार तेरा करना है। वो तो खुशी खुशी शिकार कर रहा है। जानती है क्यों? इसलिए कि उसे कहा गया है कि बस ये 6 शिकार करने हैं, उसके बाद आजादी। नहीं, तेरी बलि चढ़ेगी, 7वीं बलि तेरी, और फिर रेशानी मलका बन जाएगी, जादू की मलका, ताकतवर रानी, और वसीम उसी का होगा। तेरी बलि चढ़ेगी। हा 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 हा, वो कह के लगाता हुआ निकल गया। और तब मारिया को पता लगा कि वसीम भी इस बात से नावाकिफ है कि 7 बलि चढ़ाई जानी है और 7वीं मारिया की है। उसे अपनी मौत का डर नहीं था। वो तो पहले ही दुआ कर रही थी कि या अल्लाह, अगर मौत आनी है तो कम से कम एक ऐसी मौत तो दे जो मुसलमानों वाली है। ये कैसी मौत मिलने जा रही है? उसने गिड़गिड़ा के दुआएं मांगी और उधर वसीम जंगल में निकल गया। वो जंगल में दिल ही दिल में पढ़ता पढ़ता जा रहा था कि उसे एक जगह से अपना नाम पुकारने की आवाज आई, वसीम। उसने मुड़ के देखा तो एक इंतहाई हसीनो जमील लड़की, जिसके बाल उसके घुटनों तक आ रहे थे। इतनी हसीनो जमील लड़की उसने जिंदगी में नहीं देखी थी। उसकी हुस्न को देखते ही वो उसका दीवाना हो गया और उसके हुस्न का उस पर इतना जादू चलना शुरू हो गया कि वो जिस काम के लिए, जिस मिशन के लिए उस लड़की के पास गया था, उसे वो मिशन भी भूल गया और वो जो दिल ही दिल में पढ़ रहा था वो भी भूल गया। वो नहीं जानता था कि वो हुस्न की मलका ऐसा हुस्न रखती है कि उसके हुस्न के जलवे को देख के बड़े बड़े पागल हो जाते हैं। और वो भी दीवाना होते ही अपने उस मंत्र को भूलने लगा था कि उसके कानों में रेशानी की आवाज़ आई, वसीम होश कर। तो उसके जादू के, तो उसके हुस्न के सहर में मंत्र भूल रहा है, मंत्र पढ़। और एकदम उसके वजूद को झटका लगा कि हाँ, मैं तो किसी मिशन पे हूं। और उसने अपनी आंखों को झपका तो आंखों को झपकते ही वो उसके हुस्न के सहर से निकल गया और फिर से उसने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। बस इतनी ही देर थी, क्योंकि जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा इतनी देर में वो उसके करीब भी पहुंच चुकी थी। वो उसके करीब आ रही थी, लेकिन उसके जादू के सहर में ऐसा डूबा हुआ था, भूल ही गया कि वो उसके बिल्कुल करीब पहुंच गई। और उसने जैसे ही अपने होंठों को वसीम के होंठों पे रखना चाहा जो मंत्र पढ़ रहा था, उस कान में सुनाई देने वाली रेशानी की आवाज़ की वजह से चौंक गया था। आंखें झपकने की वजह से उसका सहर, हुस्न का जादू टूट गया था। उसी लम्हे उसने छुपे हुए उस चाकू को अपने हाथ में पकड़ा
और जैसे ही उसने होंठ उसके होंठों पर रखने की कोशिश की, उसने वो छुरा, वो चाकू उसके सीने में घुसा दिया। और उसके जैसे ही सीने में उसने वो छुरा मारा, उसी लम्हे कावेश पहुंच गया और उसने जल्दी से उठाया और उड़ने वाले अंदाज में भागता हुआ सेकंड्स के अंदर उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ जहां पे मारिया बैठी थी। और उसके हाथ में एक ऐसी हसीन और जमी लड़की को देख के मारिया भी चौंक पड़ी कि इतनी हसीन लड़की भी होती है। और वो उसे लेकर सीधा रिशानी के पास गया। रिशानी ने उसी तरीके उसे भी अपने दांतों से चबाया और उसको पढ़ते हुए ऊपर उठाया, उसका खून प्याले में जमा किया और उसके बाद कहा, इस खून को भी छठे गोल दायरे में रख दो। उसके सामने ही 7 दायरे बने हुए थे। उसने प्याले को दायरे में रखा और कावेश, क्या नाम है, नाम भी बड़ा औखा है, मैं भूल गया हूं, कावेश उस पर टूट पड़ा। और उधर जो दुआएं मांग 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 के पागल हो चुकी थी, उसके अंदर से एक आवाज आई, मारिया, वसीम को जगाओ। पता नहीं कहां से उसके अंदर इतनी हिम्मत आई कि उसने एकदम से वसीम की तरफ देखा और कहा, वसीम, अगली बलि मेरी चढ़ेगी। तूने देखा नहीं, वहां पे 7 दारे हैं, 7वीं बलि मेरी चढ़ेगी। तो मुझसे प्यार करता था, आज अपने हाथों से मेरी बलि चढ़ाने जा रहा है। वसीम एकदम से अपनी जगह से खड़ा हो गया और चलता हुआ सीधा उसी कमरे में दाखिल हो गया। वो मंत्र पढ़ रहे थे। उसने जाते ही पहले प्याले को ठोकर मारी, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को वो ठोकर मारता जा रहा था और उसकी चीखें थीं, आसमान को छू रही थी। रिशानी ऐसी चीखें मार रही थी, उसकी शक्ल बदल गई थी, क्योंकि उसका जो चाप, उसका जादू जो मुकम्मल होने जा रहा था, उन तमाम प्यालों को वो उसने गिरा दिया था। गिराने का मतलब ये था कि सब जादू ख़त्म और वो एक इंसान से इंतहाई खौफनाक डाइन बन गई थी। उसके दांत बाहर आ गए थे, इंतहाई खौफनाक सी, भयानक सी डाइन। और कावेश भी उस बूढ़े से एक खौफनाक जिन बन गया था। लेकिन वो दोनों थर थर कांप रहे कि ये तूने क्या कर दिया, तूने सारे जादू को ख़त्म कर दिया, तूने सालों की मेहनत पे पानी फेर दिया। तभी वसीम की आवाज़ आई, तुम लोगों ने तो कहा था 6 बलि चढ़ानी है और तुम लोग 7वीं बलि मेरी बीवी की चढ़ाने जा रहे थे। मारिया को ये आवाजें आ रही थी जैसे वो होश में आ चुका हो और बोला, तुम लोगों ने मेरे ऊपर भी जादू कर दिया था, मैं तो अब होश में आया हूं। और तेजी से अल्लाह का नाम लेता हुआ, अल्लाह का कलाम लेता हुआ आगे बढ़ा तो वह एकदम से उस रिशानी की, उस कावेश की चीखें निकलनी शुरू हो गई, बंद करो इसको, बंद करो इसको। वो अपने कानों पे हाथ लगा रहे थे और वो पढ़ता 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 अभी तक खंजर उसके हाथ में था, गया और उसने वो खंजर सीधा रेशानी के सीने में घोंप दिया। उस कलाम की वजह से, अल्लाह के कलाम की वजह से उसे इतनी तकलीफ हो रही थी तो उसने अपने कानों पे हाथ रख लिया और आंखें बंद करके वो चीख रही थी। और उधर खंजर उसके सीने में लगने की देर थी कि उसके वजूद को धुआं बनता उसने देखा। उसका वजूद धुआं बन के वहीं पे गिर सा गया और पास खड़ा कावेश भी बिल्कुल धुएं में बदला, जैसे किसी को आग लग जाती है, धुआं बनता है, और वो भी राख बन के ज़मीन पर गिर गया। और उसी वक्त एक तेज़ आंधी आई, इतनी तेज़ आंधी आई, और उसके बाद ना मारिया को होश रहा ना वसीम को होश रहा, दोनों बेहोश हो गए। जब मारिया को होश आया तो उसने देखा वो एक ऐसी वीरान सी जगह पे पड़े हैं। उनकी गाड़ी थोड़े ही फासले पे खड़ी है और जिस जगह पे वो पड़े हैं पहाड़ की एक चोटी सी है, वहाँ पे वसीम बेहोश पड़ा है और वो उसके पास बैठी है। और अभी सुबह होने में थोड़ी ही देर है। उसने वसीम को जगाया लेकिन वसीम बेहोश था। उसे जगाती रही कि तभी गांव के कुछ लोग आते दिखाई दिए। वो भागते हुए मदद को पहुंचे और यूं उन तक मदद पहुंच गई। वसीम को होश आ गया।
पीछे इतला भी कर दी गई। रहीम और लोग भी उसे लेने के लिए आ गए। उसकी हालत बहुत कमज़ोर सी थी, उसे कमज़ोरी फील हो रही थी, वो चुप चुप सा था। और पीछे से उसके दोस्त का भी एक मैसेज उसके लिए आया हुआ था कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे इस तरह चले जाने से शदीद दोनों के वालिदैन परेशान हैं। और अंदर खाते में ये भी पता चला है कि वो सुलह करने को भी तैयार हो गए हैं। बुज़ुर्ग आपस में बैठे हैं। एक पता नहीं कौन से बुज़ुर्ग आए हैं तुम्हारे कबीले में जो पीर की हैसियत रखते थे। उससे पहले बुज़ुर्गों ने भी नहीं देखा था, लेकिन दोनों ने उनको अपना पीर माना और उन्होंने उनकी सुलह करा दी है। और ये हैरत अंगेज़ बात है कि अब वो चाहते हैं उनके बेटी और बेटा वापस आ जाएं। वो कौन नेक बुज़ुर्ग थे, कहाँ से आए, कोई नहीं जानता, लेकिन वो कहते हैं वो इंतहाई नेक हस्ती थी। उन्होंने कैसे सुलह कराई ये नहीं पता चला। तुम वापस जाओगे तुम्हें पता चलेगा, लेकिन रास्ता क्लियर है, तुम लोग वापस जा सकते हो। मारिया वहां से भागना चाहती थी, जितनी जल्दी हो सके शौहर को वहां से लेकर जाए। ड्राइवर का बंदोबस्त किया गया। वसीम, मारिया और ड्राइवर वहां से रवाना हुए और जब अपने इलाके पहुंचे तो वाकई उनके वालिदैन सुलह कर चुके थे। डायरेक्ट घर नहीं गए, उन्होंने पहले पता करवाया तो पता चला हाँ, दिखावे के लिए नहीं, सुलह हो चुकी है। जब वो वहां पे गए तो उनको बताया गया एक बुजुर्ग हस्ती है जिन्होंने सुलह कराई है। सबसे पहले वो बुजुर्ग हस्ती उनको लेने के लिए आई। वसीम चुप थे। मारिया से मिले, उनके सर पे हाथ रखा और कहा, बेटी तुम्हारी उस दुआ को रब ने कबूल कर लिया था। वो जो तुमने गिड़गिड़ा के दुआएं मांगी थी वो अल्लाह के यहाँ पूरी हुई। बस इससे ज्यादा सवाल ना करना, जाओ अपनी जिंदगी गुजारो। ये कहा और आगे एक गाड़ी में बैठे चले गए। उन दोनों के वालिदैन आए, उन दोनों को गले लगाया, उनके सर पे हाथ रखा जैसे दुश्मनी खत्म हो गई हो। वो दोनों हैरान थे। वसीम की भी सेहत ठीक हो गई, वो भी नॉर्मल हो गए, लेकिन मारिया उस बात पे हैरान थी कि वो बुजुर्ग कहाँ से आए, कहाँ चले गए। घर वालों को भी ये पता था कि एक नेक हस्ती आई है, बस उन्होंने हमारी सुलह करा दी है। वो खुशी खुशी रहने लगे। वसीम जब ठीक हो गया, सेहत याब हो गया, तो बहुत सारी बातें जो मारिया को नहीं पता थी वसीम को पता थी। वो वसीम ने उसको बताया कि वो बुजुर्ग हस्ती बाद में मुझसे मिलने के लिए आए थे और वो मुझे सब कुछ बता कर गए हैं। वो अल्लाह की ही एक कोई नेक बंदे थे। वो इंसानों से थे, जिन्नात से थे, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो आम इंसान नहीं थे। उनको मदद के लिए भेजा गया था। ऐसे इंसान जो इस दुनिया में होते हैं और उनकी ड्यूटियां लगी होती हैं, वो अपनी ड्यूटी पूरी करके गए हैं। तुम्हारी दुआओं की वजह से वो सब कुछ ख़त्म हुआ है और उनको भेजा गया था। उन्होंने ही मुझे होश दिलाया था और उसी की वजह से हमें ज़िंदगियाँ मिली हैं और हमारी ये दुश्मनी ख़त्म हुई है। उसके बाद यकीनन सी बात है दोनों अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे, लेकिन ये बातें वक्त आने पे कहाँ छुपी रहती हैं, सब बातें निकल जाती हैं। और ये यूं बातें गांव शहर के लोगों तक भी पहुंच गई। और जिन्होंने ये मुझे कहानी भेजी है, जिनका नाम है फ़खर अब्बास मान, सहरा पाकिस्तान से, वो कहते हैं ये यहाँ की बड़ी मशहूर व मारूफ कहानी है। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।